में क्या उम्मीदें हैं, हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अजय डाटा जी, जो कि वीडियो मीट के संस्थापक हैं और आईटी क्षेत्र में राजस्थान का एक बड़ा चेहरा है। हमारे साथ हैं टूटू तनवानी जी, जो कि टूटू प्रिंट के संस्थापक हैं और आईटी और मोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा नाम है राजस्थान में। हमारे साथ हैं कुशाग्र जुनेजा जी, जो कि D2O के संस्थापक हैं और काफी लंबे समय से स्टार्टअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। स्टार्टअप के उन्होंने जो राजस्थान में जो गिने चुने कुछ स्टार्टअप हैं, उनमें आपका भी एक स्टार्टअप है। आप सभी लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। टीटू जी, थोड़ा संक्षेप में समझाएं सर, मोदी सरकार का बजट कैसा रहा? मोबाइल में हम लोग मतलब प्रिंटिंग के अलावा मोबाइल के लिए सबसे अहम ये था कि हमारी कंट्री में ही मोबाइल फोन्स बने, यहीं पे मैन्युफैक्चर हो। तो लास्ट 5-6 साल से मेक इन इंडिया के तहत मोर देन 95% फोन सब यहीं बनते हैं। ये एक अच्छी चीज है कि मतलब रोजगार भी मिल रहा है और लाखों लोग इसमें अभी लगे हुए हैं। जैसे कुछ कंपनी, सैमसंग हुआ, एप्पल हुआ, बाकी जितनी चाइनीज कंपनीज हैं, सभी यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 साल से काम कर रही हैं। अब इनका सबका यही है कि किसी भी तरीके से कंपोनेंट्स पे और कुछ ऐसी फैसिलिटीज मिले कि कुछ जो चीजें इंपोर्ट होती है वो भी अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो। तो पता ये चला है कि उसमें भी कुछ कंपनी वालों का कहना है कि काफी फैसिलिटीज ऐसी मिली हैं जिसकी वजह से दूसरे कंपोनेंट्स भी अब यहाँ बनने लगेंगे। तो जी, जी। अच्छा रहा है बजट। और अब आईटी सेक्टर को ध्यान रख के बात करें तो सर उसमें आपकी क्या अपेक्षाएं थी और किस तरह का रहा? एक्चुअली मैं आईटी में नहीं हूँ, मैं ओके। तो इसलिए मैं नहीं। अजय जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? तो सर आईटी इंडस्ट्री को बात करें ध्यान में रखते हुए, तो किस तरह की नई कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं क्या बजट में? बिल्कुल, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है लैंग्वेज मिशन, जिसमें भारत सरकार ने प्रावधान रखा है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं भारत सरकार की, वेबसाइट्स हैं, उन सबका ट्रांसलेशन किया जाएगा रीजनल भाषा में। जी जी। वो खाली इंग्लिश में नहीं रहेगी। ये 2 तरीके से महत्वपूर्ण है। एक आम आदमी तक इस बात की सूचना समझने की दृष्टि से, पहुंचने की दृष्टि से उसके पास जाएगी, तो वो उसको समझ पाएगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट होगा ट्रांसलेशन का कंट्री के अंदर। जी सर। तो जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं, जो ट्रांसलेशन कंपनीज हैं, उनके लिए एक नया रुख क्रिएट होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अपना आप में एक ही एपिसोड जो है, यही अपना आप में बहुत बड़ा एपिसोड है। सेकंड, अगर अपन बात करें तो वो है हमारा स्टार्टअप सेक्टर और आईटी सेक्टर। अगर अपन दोनों की बात करें, स्टार्टअप सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार जॉब सीकर्स से जॉब गिवर्स बनाने पे लगी हुई है। जी जी। विद द पेंडेमिक, इसके लिए इन्होंने एक काम किया बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप्स को जो टैक्स हॉलिडे था उसको 1 साल बढ़ाया। तो जिनके 10 साल पूरे हो रहे थे उनको 1 साल और बढ़ाया है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर मोर पीपल टू सर्वाइव इन दिस पैंडेमिक। पेंडेमिक में ये जरूरी भी था। जो 2020 तो हम सब जानते हैं, ये एक तरह से रिटर्न ऑफ ईयर है फॉर मेनी कंपनीज, मेनी पीपल। तो वो बिल्कुल ही सही कदम है। सेकेंड, जो स्कीम्स प्रमोट करने के लिए हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगी रहती है, इनोवेशन चैलेंज लेकर के आ रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने फंड्स क्रिएट किए हैं। ट्रेडमार्क्स एंड प्रोडक्टाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, और खास तौर पर भारत आत्मनिर्भर बने। तो ये अब खाली बात नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बन रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि एक इसको मैनेज करने के लिए एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नया बनेगा, तो उससे आप ये जो सुविधाएं हैं एक आत्मनिर्भर वालों को, कोई स्टार्टअप है जो इंडिया में काम कर रही है, जयपुर के लिए काम कर रही है, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का सपोर्ट मिलेगा कि वो सिंगल विंडो पर ही अपना सारा काम कर पाए। अभी हम सब जानते हैं सिंगल विंडो कहने के लिए होती है, लेकिन उसके अंदर 100 विंडोज मिलती हैं।
तो घुसने की एक है, उसके अंदर 100 विंडोज है, दिखने में तो एक दिखती है, अब उसको रियल में 1 विंडो करने का प्रावधान है। और जो एक आगे मूवमेंट है फॉर फेसलेस वर्किंग, मतलब जो अफसरों के साथ आपकी मीटिंग है, बाबुओं के साथ आपकी मीटिंग है, उसको खत्म करने की भी प्रावधान है, तो उसको भी धीरे धीरे खत्म किया जाए। तो जो लोग जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, जी जी, जिन लोगों को कोई अपना मैनिपुलेशन नहीं करना है, जिनको कोई उठापड़ी नहीं करनी है, उनके लिए आने वाले समय में अगले 3-4 साल के अंदर और व्यवस्थाएं सुधरेंगी। बहुत सारी चीजें हैं, वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर के अंदर ओवरऑल बहुत अपेक्षा तो और भी ज्यादा होती ही है हमेशा सारे एंटरप्रेन्योर्स की कंसर्निंग द पेंडेमिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं गया है, काफी सोचा गया है। और मैं हमेशा थोड़ा बैलेंस ही सोचता हूँ, क्योंकि सरकार के पास पैसा पेड नहीं है होने के लिए, व्यापारियों से ही आता है। तो 2020 बहुत खराब साल गया है, टैक्स भी कम आया है, कंट्रीब्यूशन भी हर जगह से कम गया है, और बिजनेस कम्युनिटी भी सफर करी है, एम्प्लॉयज कम्युनिटी भी सफर करी है, करोड़ों जॉब चले गए हैं। तो मुझे लगता है ये रीजनरेशन ईयर है 2021। हमको 2021 का जो बजट आएगा 2022 में, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा राहत देने वाला आना चाहिए, जिसके अंदर थोड़े ज्यादा पैसे के प्रावधान हो सके। और जो स्पेशली मैं डिसअपॉइंटमेंट था मेरे को एक, वो था कोविड से रिलेटेड रिलीफ का कोई प्रावधान किसी भी इंडस्ट्री को नहीं दिया गया है। बिल्कुल, जो डायरेक्टली इंपैक्ट हुए, जी जी, जिन्होंने किराया दिया दुकान बंद में, सरकार ने बंद करा दी, उसका भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। कोई आदमी अगर उसके कारणों से अगर वो अपना किसी घाटे में चला गया है, उसके लिए कोई किसी तरीके का एक प्रोविजन या स्कीम मेरे को लगता था बननी चाहिए थी, वो शायद नहीं बन पाई। तो मुझे लगता है वो होता तो एक जनता को बहुत ही बड़ी राहत मिलती। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पैसे नहीं है तो आप बांटोगे कहां से, तो आप प्राइवेटाइजेशन करते हो। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है 2021 वुड बी द ईयर वेयर यू विल गेट लॉट मोर बेनिफिट। ओके, आपने कहा कि एक अलग से सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्थापित किया जाएगा, उसकी कोई टाइमलाइन है? क्या नाम होगा, क्या उसका कोई फ्रेमवर्क कुछ है, बजट में आया सामने? अभी अनाउंसमेंट है, इसकी पॉलिसी वगैरह तो भी आएंगी, हमेशा ऐसा ही होता है कि बजट में तो अनाउंसमेंट होता है, फिर देन वी वेट फॉर द डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। कोई टाइमलाइन है क्या? टाइमलाइन दी गई है क्या बजट में? नहीं, ऐसी कोई टाइमलाइन बजट में नहीं दी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो बजट में जो प्रावधान होते हैं विद इन 6 मंथ्स तो उनके नोटिफिकेशंस आ ही जाते हैं, जो उसका सिस्टम है। तो विद इन 6 मंथ्स यू विल सी समथिंग इन एक्शन। बिल्कुल। कुशाग्र, आप जहां तक मैं जानता हूं आप फाइनेंस से भी जुड़े हुए हैं, और आपका जो ना एक पॉल्यूशन पे भी स्टार्टअप है, तो क्या लगता है स्टार्टअप की दिशा में क्या पहल देखी गई है बजट में? बहुत सारी चीजें हैं, अजय जी ने बहुत एक विशेष बात बताई। इसके अलावा सेंसस 2021 में होने वाला है, और डिजिटल सेंसस की पहल की गई है। तो ये अपने आप में आई थिंक फर्स्ट स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, बहुत बड़ा स्टेप है डिजिटल सेंसस करना। सस्टेनेबिलिटी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, जिस फील्ड में हम काम करते हैं, तो बहुत सारी चीजें, ग्रीन बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। करीब 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में प्रपोज्ड है। इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रहा है सोलर पार्क्स की दिशा में। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रपोर्शन है वो ऑलरेडी एक बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे नियम कायदे जो सर कह रहे थे कि सिंगल एक्सेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, वो एक जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर हमेशा से बहुत रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट को आगे लाता रहा है, और वो रिफॉर्म्स अब धीरे धीरे होने भी लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो अब आप इंडिया में किसी भी शहर में बैठ के कहीं भी बिजली ले सकते हैं, स्पेशली ये बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए। पहले ये सिर्फ कागजों में था, और अब ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। इसके लिए भी स्पेशली अलग से प्रावधान किए गए हैं, ग्रीन बॉन्ड्स को इनकरेज किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गैस पाइपलाइन अनाउंस की गई थी, विच इज अगेन अ वेरी एनवायरमेंट ओरिएंटेड स्टेप, क्योंकि 400 शहरों में गैस पाइपलाइन अगर करी जाती है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए फ्यूल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि गैस इज अ बेटर एंड क्लीनर फ्यूल। हमने देखा कि दिल्ली ने किस तरह से उसको शुरू में सीएनजी लाके अपने पोल्यूशन को कम किया था। तो वो अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे उस मूवमेंट को लाया जा सकेगा, अगर 400 शहरों में सही में गैस आ गई, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कुशाग्र, आपको लगता है कि फाइनेंस की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया गया है? क्योंकि जो बड़ी चुनौती रहती है फाइनेंस की दिशा में स्वतंत्र जी, फर्स्ट
चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी स्टेबिलिटी। तो इस बार टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुए, बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हुई। आई थिंक चेंज ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा ये रहता है कि अब ये चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया, उस चक्कर में बहुत सारे और कंप्लायंसेस चेंज करने पड़ते हैं। तो पॉलिसी स्टेबिलिटी जो है, टैक्स स्लैब सेम रखे गए हैं, वो अपने आप में एक बड़ा कदम है जो कि सराहनीय है। जी टीटू जी, आपको जो बजट ओवरऑल देखें तो क्या आपको लगता है कि जैसे सेंसेक्स में उछाल आया है, तो क्या बजट लेकिन अगर आप आम आदमी से बात करें और जनरली देखें तो महंगाई बढ़ रही है और बजट से बहुत सेक्टरों में बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। कई जगह कहा गया है कि जैसे अजय टाटा ने भी कहा कि उनको कहीं कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी है। आपको लगता है कि ओवरऑल ग्रोथ की तरफ जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर ग्रोथ आएगी तभी स्टार्टअप बढ़ेंगे, तभी इंडस्ट्री बढ़ेगी। जब ये 23-25 मार्च के आसपास लॉकडाउन हुआ था और उसके 2-3-4 महीने तक कुछ ऐसा लग रहा था आमजन को कि शायद अब सब कुछ तबाह हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, हम लोग खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये रिकवरी आई है तो लोगों को एक विश्वास आया कि नहीं, ये अब ये सब कुछ चला गया है, दौर ये जा रहा है। मैं जवाहर नगर में रहता हूं तो मैं देख रहा हूं जब वॉक पे जाते हैं हर दूसरी गली में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। जो ग्राउंड फ्लोर था सिर्फ वो फर्स्ट फ्लोर बना रहा है, किसी का थोड़ा मकान पुराना था वो कंप्लीटली तोड़ करके बना रहा है। तो ये शायद जो लोगों की सेविंग थी, कुछ ऐसी मानसिकता चेंज हुई है कि मतलब बचा करके क्या करें। कुछ लोग बचाने में भी लगे होंगे, बट काफी सारा कंस्ट्रक्शन हो गया है। वापस कपड़े की दुकानें चलने लगी हैं। मैं मोबाइल का अगर देखूं तो जिस दिन भी एक मोबाइल लॉन्च होता है तो शुरू के 15-18 सेकंड 40 सेकंड के अंदर मतलब 5-5 लाख फोन बिक जाते हैं। तो इसका मतलब लोगों को ये लगने लगा है कि भाई चलो अब चेंज कर लेते हैं, साल भर में चेंज नहीं किया। मतलब एक आशा की किरण से ये सब कुछ मतलब चेंज आ रहा है, जो मुझे ये मतलब एक बिल्कुल जैसे मैं कहूं कि लेमैन की उस दृष्टि से कहूं तो उस तरीके से है। जो नौकरियां चली गई थी वापस अब लगने लगा है कि नहीं, सेल्समैन के बिना कुछ नहीं हो सकता, सेल्स के लड़के भी रखने चाहिए, तो लोग अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं, तो वापस नौकरियां भी मिलने लगी हैं। इन सब चीजों से जो खर्च कम कर दिया था हर व्यक्ति ने, रेस्टोरेंट्स में भी भीड़ नजर आने लगी है। इन सब चीजों से ही बिजनेस बढ़ता है और प्रॉफिट तो इस दौरान मतलब व्यापार लोगों का कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि कोई रेट नहीं पूछ रहा। मोस्ट ऑफ दी चीजें एमआरपी को बिकने लगी हैं। इसी से शेयर मार्केट शायद रिलेटेड होगा। सर, आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो कि एक नया उत्साह लोगों में है, और दूसरा आपने कहा कि एक जो है ना आपकी जो इंडस्ट्री है, मतलब मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मोबाइल इंडस्ट्री को पिछले दिनों सब लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, जो आपकी बात कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं बच्चे, वो मोबाइल पे ही हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ खास ग्रोथ आई है क्या पिछले कुछ दिनों में उस सेक्टर में? और उसमें कुछ लोगों ने पेमेंट, आपको लगता है कि वो मतलब आप लोगों से आपको वो नहीं कहते कि उनको आप रियायत दें, उनको 10,000 की जगह 9,000 में दें, 8,000 में दें, इस तरह का नहीं है क्या? एक्चुअली अगर मोबाइल फोन्स को देखें तो हर 2-3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा नया उनमें ऐड हो जाता है। मेमोरीज बढ़ जाती है, कैश मेमोरीज बढ़ जाती है, मेगापिक्सल्स बढ़ जाते हैं। तो आज की वैसे देखा जाए तो जो फोन 30-35 हजार का होता था जिन फीचर्स के साथ, वो आज की तारीख में 15,000 रुपए के आसपास ही है। हालांकि एवरेज प्राइस अगर अपन देखें, स्पेंड देखें, तो पहले 2-4-5 हजार रुपए जो एवरेज एएसपी आती थी मार्केट के अंदर, वो एएसपी अब तकरीबन 11 से 12 हजार रुपए पहुंच गई है। आज के तारीख में मान लीजिए अगर राजस्थान में तकरीबन स्मार्टफोन हर महीने 6 लाख फोन बिकते हैं, ठीक है। तो जो 6 लाख फोन की पहले एवरेज आती थी वो 4-5-6 हजार आती थी, फिर कोविड के टाइम के आसपास 7-8 हजार हो गई, जो 11-12 हजार पे चली गई है। उसका शायद ये रीजन है कि जैसे आज हम जूम मीट इस पे कर रहे हैं, वीडियो मीट इस पे कर रहे हैं, आपको उबर बुलाना है, इवन अकाउंट्स के जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह आए हैं वो भी लोग अब अपने मोबाइल फोन पर ही खोल रहे हैं। तो सारे काम आपके लगभग जो 5-6-7 गैजेट्स पर होते थे वो सिर्फ मोबाइल पे होने लगे हैं। तो इसलिए मोबाइल अब उतना महंगा नहीं लग रहा कस्टमर को। मतलब पावर बैंक अलग से लेते थे, अब 5-6 हजार mAh की मतलब बैटरी आने लगी है फोन के अंदर।
तो आपका मतलब है कि डिमांड बढ़ी है मोबाइल की बहुत तेजी से? डिमांड से हम अगर लास्ट ईयर को और इस साल को कंपेयर करें तो बाकी इंडस्ट्रीज 30% 40% कुछ नीचे गई है, मोबाइल इंडस्ट्री बराबर के आसपास रही है। तो ये अपने आप में एक ग्रोथ ही है एक्चुअली। जहां दूसरी इंडस्ट्रीज नीचे गई हैं वहां मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज, पहले एक्सेसरीज उतनी ज्यादा नहीं बिकती थी। अब ये स्थिति है कि लोग जैसे मीटिंग कर रहे हैं तो हेडफोन की भी जरूरत पड़ रही है, उसके अलावा स्मार्ट वॉचेस हैं उनकी भी लोगों को जरूरत पड़ रही है। तो उस हिसाब से इंडस्ट्री ने वैसे देखें तो काफी ग्रो किया है। प्लस फिर जो ये 20% का ट्रेडर को लोन पे जो कोविड के टाइम पे मिला कि 20% एनहांसमेंट मिला, उससे जो ट्रेडर बाहर से लोन इधर उधर से हायर परसेंटेज पे लेते थे वो बैंक से उनको बड़ी आसानी से मिल गया। तो उन्होंने भी स्टॉक्स अच्छे तरीके से मंगाए। प्लस कुछ फाइनेंस में कोई ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से आज के तारीख में अगर कोई 500 रुपए भी एक दुकानदार के पास लेकर के जाए तो उसको 50,000 रुपए तक का फोन 500 रुपए में मिल जाता है, बाकी 36 इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो ये पीछे से फाइनेंशियल कंपनीज में क्या चेंज हुआ है कि HDFC, ICICI, होम क्रेडिट सभी फाइनेंस करने लगे हैं। ये मैं क्योंकि फाइनेंस का व्यक्ति नहीं हूं, तो पीछे से क्या हुआ है, उन्होंने क्या पॉलिसी चेंज करी है, उसकी वजह से भी ये बिजनेस थोड़ा सा बढ़ा है। ओके सर, एक और जो महत्वपूर्ण बात इस सिलसिले में बार बार उभर के आती है कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मेक इन इंडिया अभियान को बहुत बड़ा बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल इंडस्ट्री में मिला है। तो आपको बजट में ऐसा कुछ खास दिखा कि मोबाइल इंडस्ट्री का मेक इन इंडिया अभियान और गति पकड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, अभी बहरहाल क्या स्थिति है, अगर हम भारत की बात करें तो कितने मोबाइल असेंबलिंग होते हैं, कितने ओरिजिनली बनते हैं, कितना हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से? ओवरऑल इंडस्ट्री का थोड़ा सा हमें एक आप दे सकें ओवरव्यू। देखिए, मोबाइल को कोई भी इंडस्ट्री जब हम डेवलप करते हैं, मेरे हिसाब से वो एक प्रोसेस है 25-30 साल का। 25-30 साल लगते हैं पूरा कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होने में। और शायद कोई भी चीज 100% तो मैन्युफैक्चर होती नहीं, एक्चुअली असेंबलिंग और एडवांस असेंबलिंग उस तरीके से होता है। लेकिन आज के तारीख में 95% फोन्स जो हैं वो इंडिया में ही बनते हैं, ना के बराबर फोन फुली इंपोर्ट होते हैं। अगर हम देखें 95% भारत में बन रहे हैं। यस, 95% फोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब देखिए क्या होता है, हम जो ऑनलाइन खरीदते हैं ये भारत में बने खरीद रहे हैं सारे, ऑनलाइन हो या मेन लाइन हो। जिसे पहले ऑफलाइन कहते थे आज मेन लाइन कहते हैं। दोनों लाइंस को अगर देखें, चाहे लार्ज फॉर्मेट में है, फोन्स इंडिया में ही बनते हैं। जैसे मैं बात करूं रियलमी मोबाइल तकरीबन 15 से 18 लाख फोन बेचता है हर महीने। 100% फोन वो नोएडा में ही बनते हैं। ये और सैमसंग सारे, सैमसंग की तो फैक्ट्री कम से कम 3-4 साल से हिंदुस्तान में है। इसी तरीके से वो भी इंडिया में उनके लिए 3-4 फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। एक तो अपने मानेसर में ही है फैक्ट्री जो काम करती है, कार्बन वाले उनके लिए फोन बनाते हैं, और भी काफी सारी कंपनीज उनके लिए बनाती है। और वीवो, ओप्पो सभी यहीं पर ही फोन बनते हैं। ये अब उसके साथ में कई सारी और फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बैटरीज है, बैटरीज को थोड़ा सा दूर बनाया जाता है एक्सप्लोजन वगैरह की वजह से, तो बैटरीज लगभग इंडिया में बन रही है। डिस्प्ले सैमसंग और सोनी के यूज होते हैं, उन्होंने मद्रास में डिस्प्ले की फैक्ट्रीज लगाई हुई है। इसी तरीके से जितनी हम केबल वायर जो हम कहते हैं वो सभी हिंदुस्तान में ही लगभग बन रही है। और जितने भी आप प्रोडक्ट देखेंगे उस पर मेड इन इंडिया ही लिखा आ रहा है। तो काफी डेवलपमेंट हुआ है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, नोएडा में एक फैक्ट्री है ओप्पो की जिसमें ओप्पो, वन प्लस और रियलमी बनती है। उसमें 20,000 लोग काम करते हैं एक छत के नीचे। तो अगर एक मान लीजिए ये तो मोबाइल की फैक्ट्री हुई, कोई केबल बना रहा होगा, कोई बॉक्सेस बना, गिफ्ट बॉक्स आप देख लीजिए कि जो गिफ्ट बॉक्स मोबाइल के आता है उसके लिए कितनी पैकेजिंग इंडस्ट्री आसपास में लगी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट्स इंपोर्ट जापान से, चाइना से और इधर से हो रहे होंगे, वो उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन हो रहे होंगे पक्का। लेकिन किसी भी चीज को पहले असेंबल होता है, उसके बाद में फिर SKD, CKD जो ये होता है, उसके बाद ही तो असली मैन्युफैक्चरिंग आएगी ना। एकदम से तो एफिशिएंसी आ नहीं जाएगी इन चीजों में।
तो सर बजट में कोई अब ड्यूटी में इतना फर्क कर दिया है कि अगर इंडिया में जो फोन बनता है उस पे ड्यूटी बहुत ही कम है, और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो 20% ड्यूटी है, 20%, जबकि मोबाइल इंडस्ट्री 5% के ओवरऑल मार्जिन पे काम करती है। तो 20% कोई भी मोबाइल मतलब बेसिकली इंपोर्ट नहीं करेगा। इस वजह से ड्यूटी जो इन्होंने बढ़ा दी, लास्ट 2-3 सालों से लगातार बढ़ाते गए, उस वजह से मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बहुत ज्यादा हो गया है। बजट में कोई घोषणा आपको मिली है कि जो आपने कहा कि असेंबलिंग काफी कुछ होती है, तो असेंबलिंग की बजाय आप पूरी तरह से भारत में स्वदेशी मोबाइल हम देख पाए, उसमें इस तरह का हो कि हम चिप भी बना रहे हों, हम जो है ना उसके सारे उपकरण भी बना रहे हो, इस तरह की कुछ संभावना देखते हैं क्या बजट में आप? इसमें मोबाइल में एक मेन कंपोनेंट होता है पीसीबी, राइट, जो चिपसेट पे पूरा पीसीबी बनता है। तो पीसीबी बनाने के लिए भी काफी बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, वो जनरली जर्मन की सीमेंस की होती है या पैनासोनिक की मशीन्स होती है। तो वो कैपिटल गुड्स पे तो अब जैसे नोएडा में आप मशीन लगाते हो तो 300% जीएसटी के रूप में 3 गुना उसमें वो लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मशीन्स पे तो किया है काफी कुछ। तो अभी एक्चुअली ड्यूटी से ज्यादा एक तो एटमॉस्फेयर देने की जरूरत है, जिसकी तरफ लगातार प्रयास चल रहा है। जैसे अभी लास्ट 5-6 सालों में त्रिशूर में डेवलप किया है एक एरिया, जिसके अंदर कम से कम 12-15 फैक्ट्रीज हैं मोबाइल की। इस तरीके के जब कॉरिडोर बनेंगे तो वहीं पे ये मैन्युफैक्चर हो सकता है। अब माहौल की जरूरत है जो धीरे धीरे बन रहा है। अजय जी, थोड़ा सा हमें वीडियो मीट के बारे में बताएं। आपका कंपनी वीडियो मीट क्या कोविड के दौरान ही बनी है, उसके पहले बनी थी, और किस तेजी से बढ़ रही है? और क्योंकि हम जूम पे बात कर रहे हैं, तो क्या हम वीडियो मीट पे बात कब तक कर पाएंगे, कब तक सबको अवेलेबल हो पाएगा, फ्री है कैसा, थोड़ा संक्षेप में बताएं। यू आर राइट, ड्यूरिंग लॉकडाउन ही बनाया था एज पर द इनोवेशन चैलेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने हमारी खुद की नीड भी थी, क्योंकि हमारे पास 800-900 एम्प्लॉइज हैं, आपस में बात कैसे करें, और हमारी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी जो जूम और गूगल मीट से पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने हमारा सॉल्यूशन बनाना चालू किया एजुकेशन सेक्टर के लिए। अभी टीनू जी बता रहे हैं, आपने ये बात की, बहुत लोग इसको आज कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर लेक्चरर्स अपने वीडियो मीट को यूज करते हैं लगातार। फ्री भी है, पेड भी है। तो हमने क्या एक रिवोल्यूशनरी आइडिया इसमें निकाला है। जितने भी वर्ल्ड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म हैं, वो सब क्या करते हैं, जैसे जूम में 40 मिनट तक फ्री देता है, कोई 50 मिनट फ्री देगा, कोई 1 घंटा फ्री देगा। हमने इसको कंप्लीटली फ्री कर दिया है, लेकिन हमने रेस्ट्रिक्ट किया नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ पीपल। तो 10 लोग अगर आप हैं, अप टू 10, तो जैसे अपन 4 लोग बात कर रहे हैं, तो 4 लोगों के लिए आप 4 घंटे बात करें, 24 घंटे बात करें, कोई चार्ज नहीं है, यू आर कंप्लीटली फ्री। तो बहुत स्टार्टअप्स इसको यूज करती हैं, टीम वाले बिल्डिंग में यूज करते हैं, और ये आज भी आप यूज करते हैं। जूम, आप ये क्या है, जूम चूंकि पहला एंट्रेंट था मार्केट में, तो सब लोग उससे फेमिलियर हो गए हैं, कंफर्टेबल हैं, तो इजी है अपने को यूज करना। नई चीज आदमी नहीं सीखना चाहता, लेकिन जैसे ही आप अगर वीडियो मीट पे शिफ्ट करेंगे, आपको और ज्यादा अच्छा महसूस होगा उसके अंदर कि आपको बहुत सारी ज्यादा पावर और फैसिलिटीज मिलेंगी। कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, अपना प्रोडक्ट है, और यू आर राइट, हमने लॉकडाउन के दौरान ही बनाया है। लाखों मिनट पर डे कंज्यूम हो रही हैं और रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर। क्या कितना ग्रोथ आ रही है आपको? लेकिन अगर आप कंपेयर टू जो है ना जियो मीट या जो है ना आपके एक माइक्रोसॉफ्ट टीम और जो है ना आपके जूम की तुलना में देखें, तो कहाँ खड़े पाते हैं अपने आप को? आप कहाँ आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं आप? हम स्लो हैं लेकिन स्टडी हैं। जियो मीट तो बात ही नहीं है, जियो मीट इज नॉट इन एक्शन। गूगल मीट और जो है जूम, यही दोनों मार्केट में ज्यादा चलते हैं। वेबएक्स भी चलता है सिस्को का। माइक्रोसॉफ्ट टीम नॉर्मली वो लोग यूज करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के पहले से कस्टमर थे और वो होस्ट करते हैं मीटिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट एक आम रिटेल के लिए इज नॉट ए प्रोडक्ट, तो एक आम आदमी उसको यूज नहीं कर सकता है, फ्री तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन इज, हमारी जो ग्रोथ की बात है आपकी, हम करीब ये मानिए 7-8% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कर रहे हैं, मे बी मोर। एंड so we started in August last year, and you can see अगस्त से हम अगस्त से सितंबर में हमने चालू किया था, तो अभी हमारे को 6 महीने हुए हैं। वी हैव few lakh customers on video meet। सर जूम में एक बड़ी फैसिलिटी मिलती है कि वो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी देते हैं, जो कि
जियो मीट में नहीं मिलती है, तो इस तरह की फैसिलिटी भी है आपको, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है क्या, क्या कुछ अलग अलग से क्या है? रिकॉर्डिंग कर सकते यूएसपी हैं, क्या आपको मालूम है? रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लोगों को आप आस्क कर सकते हैं, बिना उनसे क्वेश्चन पूछे हुए उनसे रेस्पॉन्स मंगा सकते हैं। स्पीकर के लिए, पैनलिस्ट के लिए, गो स्लो, गो फास्ट, रिपीट, ऑल दोज रिएक्शंस यू कैन गेट। सेलिब्रेशन कर सकते हैं, क्लैप्स मंगवा सकते हैं, हैप्पीनेस मंगवा सकते हैं, बिना उनके बोले हुए। हमने कुछ ऐसी चीजें कोशिश करी है करने की, जो एक जब इवेंट हो या मीटिंग हो तो उसके अंदर लोगों के रिएक्शंस भी आ सके, जो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में खत्म हो जाता है। चाहे कितना ही बढ़िया स्पीकर बोल रहे हो आप, तालियां बज जाती हैं हॉल के अंदर तो होते हैं, तो यहां पर कैसे लाएं? तो उसमें हमने लोगों को कोशिश करी है कि वो तालियां भी बजा सकें, वो अपना खुशी भी जाहिर कर सकें, बिना आवाज लिया, बिना डिस्टर्बेंस करे हुए। बहुत सारी चीजें करी है। पोलिंग आप करना चाहो, पोलिंग कर सकते हो आप, कोई आदमी अंदर ना घुस पाए उसके लिए वेटिंग रूम है, सिक्योरिटी है। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स विच आर देयर। आप ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली ज्यादा पावर नजर आएगी। और उम्मीद करता हूं कि हम पत्रिका की जो मीटिंग कर रहे हैं वो भी वीडियो मीट पर जल्दी शुरू करें। तो आपको लगता है कि इस दिशा में, इनोवेशन की दिशा में बजट में कुछ खास घोषणाएं देखने, क्योंकि एक बड़ा इनोवेशन वीडियो मीट नजर आता है, उस दिशा में आपको लगता है कि कोई बजट में उस दिशा में कोई प्रयास किए गए हैं कि लोग स्टैंड अप, स्टार्टअप और इनोवेशन, आईटी की तरफ कोई रुझान देखने को मिल रहा है बजट में क्या? बहुत सारे, मैं स्पेसिफिक बजट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इनोवेशन के लिए कुछ खास चीज की गई हो, लेकिन डेफिनेटली इनोवेशन की तरफ सरकार का ध्यान है। बहुत सारे इनोवेशन चैलेंजेस निकाले गए थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम लास्ट ईयर। राजस्थान सरकार ने भी निकाले हैं इनोवेशन चैलेंजेस, और उसमें लोगों को इनोवेशन करने के लिए पैसे भी दिए हैं और ऑर्डर्स अवार्ड भी दिए हैं। हमको दो चीजें नहीं भूलनी चाहिए बजट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किए गए। ये कहां से आएंगे? ये पैसे कहीं ना कहीं से निकले जाएंगे, तो कोई ना कोई चीज कम भी होगी। रेवेन्यू तो बढ़ी नहीं है, रेवेन्यू तो कम हुई है सरकार की। उसके अलावा आपको डिफेंस के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा बढ़ा है। और आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा सेक्टर हिट हुआ था, अपन बजट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, टूरिज्म। टूरिज्म का एलोकेशन कम किया है उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगता है टूरिज्म के अंदर अभी जो टाइम है उसको ग्रो करने के लिए, पीपल आर नॉट गोइंग टू जस्ट जंप ऑन द टूरिज्म इमीडिएटली। अभी एक चर्चा और हो रही थी कि लोग मकान बना रहे हैं, ये कारें खरीद रहे हैं, ये दो चीजें बहुत बढ़ी हैं। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, इसके पीछे भी क्या कारण लगता है? मेरा अपना सोच ये है कि 2020 में लोगों का खर्चा कम हुआ ऑन ट्रैवल, ऑन सिनेमा, ऑन फूड, ऑन नए कपड़े खरीदने, ऑन त्योहार। हर आदमी का कोई ना कोई खर्चा कम हुआ। वो जो सेविंग हुई उसके पास आज दो ही रास्ते हैं, घूमने। कमाई भी तो कम हुई है। जिनकी कमाई कम हुई है वो जो लोग हैं वो अलग सेक्टर के, ये सेक्टर ही अलग है। वो आईटी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जिनकी कमाई कम हुई है। जो एफएमसीजी में है उनकी कमाई बहुत, ऐसा नहीं है कि कम हुई है, दे हैव ग्रोन रादर, आई वुड से। कि जो छोटे जो ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड थे, हम ऑयल का भी काम करते हैं, वी हैव ग्रोन इन ऑयल इन 2020, वी हैव नॉट रिड्यूस्ड। तो आटा भी ज्यादा बिका है, चीनी भी ज्यादा बिकी है, लोग घर पे रहे हैं। तो जो होटल में खाना खाने जाते थे वो आप घर पे खा रहे हो, तो होटल घर पे ज्यादा सामान चाहिए ना आपको। इट इज सिंपल। आप बाहर जाके खाना खाते, अब आप घर पे खा रहे हो। और दो घर होते थे पहले, अब एक घर में रहने लग गई फैमिलीज बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो एक घर में सारा खाना आपका लगने लग गया। तो देयर इज अ मोर डिमांड फॉर श्योर इन हाउस होल्ड थिंग्स। जो चीजें आप पहनने के लिए यूज करते थे वो चीजें ऑब्वियसली नहीं खरीदी हैं। टेबल, कुर्सी, सोफा, पर्दे, पंखे, लाइटें, वो नहीं खरीदी गई हैं, डेफिनेटली नहीं खरीदी गई हैं। मोबाइल बहुत बिका है। क्यों बिका है? क्योंकि वर्सटाइजेशन की दरकार है। इसलिए टेक्नोलॉजी ने प्रूव भी करा है अपना पॉइंट को कि चाहे सब लोग लैस हुए हैं, लेकिन जो चीजें बिकनी थी वो चीजें बिकी हैं, जिसकी वजह से कोविड में लाइफ आसान हो। चाहे वो टीवी हो, चाहे वो बड़े स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो टैबलेट्स हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो। मैं देख रहा हूं कि जब एजुकेशन चल रही है तो हर आदमी के पास में मोबाइल फोन है, और वो 15,000 बच्चे सुबोध कॉलेज के वीडियो मीट यूज करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हर आदमी रिमोट क्लास ले रहा है, तो वो क्लास कैसे ले रहा है? और अच्छे फोन चाहिए रिमोट क्लास लेने के लिए, खराब फोन से काम नहीं चलता है। यू नीड अ गुड फोन। और इन्होंने ये भी बताया कि एवरेज जो रेवेन्यू है वो 10-11 हजार पे पहुंच गई है, जो 2,500 थी। तो आपके 10-11 हजार का फोन एक बच्चा खरीद रहा है, तो बच्चे को खिलाने दिलवाने में भी प्रॉब्लम नहीं है पेरेंट्स को,
क्योंकि उनकी जो ओवरऑल बच्चे की रिक्वायरमेंट है और जो उसके खर्चे थे, पॉकेट एक्सपेंसेस हर महीने के, वो तो खत्म हो गए। जाता था सिनेमा देखने, खाना खाने, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए, वो तो खर्चे खत्म हो गए 8 महीने तक। वो सेविंग हुई है, वो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में लगी है। जिनके पास ज्यादा सेविंग थी, मकान पे लगाई है, कारें खरीदी है। मुझे लगता है ये इस तरीके का बैलेंस है। कोई चीज आप मिस करते हैं बजट में, जो कि आपको लगता है कि अगर होता तो इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए बेटर होता? कोई चीज मिस करते हैं क्या? मुझे लगता है 3 चीजें मैं हमेशा डिमांड करता आया हूं सारी सरकारों से, स्टेट में भी और नेशनल में भी। हमारे को 3 चीजों के ऊपर बेइंतहा मेहनत करनी चाहिए, काम करनी चाहिए। एक, हमारा खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए, मतलब हमारा प्रोडक्ट बने खुद का और उसको ही हम प्रमोट करें और उस पर सेल्फ रिलायंस करें। जो आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, ये मैं कहता आ रहा हूं पिछले 5 साल से कि आज आप जूम पे डिपेंडेंट हैं, ट्विटर पे डिपेंडेंट हैं, जीमेल पे डिपेंडेंट हैं, फेसबुक पे डिपेंडेंट हैं। क्यों नहीं? आपके पास इंडियन टेक्नोलॉजी के सबके आंसर हैं, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इंडियन माइंडसेट भी इसमें जिम्मेदार है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी आज पॉलिसीज हैं उसके अंदर इंडियन प्रोडक्ट की आईपी को थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए बाय पॉलिसी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरी हाई इन्वेस्टमेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो हमारे यहां बहुत नेग्लिजिबल है। कॉपी करने में हम एक्सपर्ट्स हैं, कॉपी को थोड़ा नया करने में एक्सपर्ट है। ट्विटर का नया रूप बन जाएगा, लेकिन ट्विटर तो हमने नहीं बनाया ना। फेसबुक का नया रूप बन जाएगा, फेसबुक तो हमने नहीं बनाया। तो अभी तो हम इसी स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि ट्विटर की जैसी भी कॉपी बनी है उसको भी हम यूज कर लें, या फेसबुक का जैसा बना है उसको यूज कर लें। आई एम सेइंग न्यू। तो नया सोशल मीडिया क्या होगा, ये कौन कर रहा है, इसका रिसर्च क्या है, उसके ऊपर डेवलपमेंट कहां हो रहा है, उसके लिए फंडिंग कहां पर है। और थर्ड चीज, सेलिब्रेट फेलियर। हमारे यहां जब एक एंटरप्रेन्योर फेल होता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, उसको समाज में अलग दृष्टि से देखा जाता है। ये पूरी दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए। अगर आदमी ट्राई करता है, मेहनत करता है, नई चीज करता है, तो फेल हो सकता है। इसका मतलब नहीं है कि उसको आप आउट ऑफ कास्ट कर दो। और ये एक माइंडसेट चेंज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है चेंज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम जितनी कंपनीज को बड़ी को सेलिब्रेट करते हैं आज कंट्री के अंदर, सारी की सारी घाटे में, स्टार्टअप्स में हम उनको लेकिन सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस रोज वो कंपनी स्टेज पे पहुंच जाए घाटे में रहते हुए कि बंद करने की नौबत आ जाए, क्या तब भी आप उन एंटरप्रेन्योर्स को और इंडस्ट्री को उसी तरीके से गले लगाएंगे और उनको नया मौका देंगे? दैट्स द क्वेश्चन। कुशाग्र, अजय जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि हम जो फेलियर होता है उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। आप एक नवोद्यमी हैं और आपने काफी जगह, मैं जहां तक मैं जानता हूं, कई स्टार्टअप में हाथ आजमाया है। थोड़ा संक्षेप में बताएं कि जिस तरह का बजट रहा है, वो बजट आपको लगता है कि कुछ इनोवेशन प्रमोट करता है? क्या सबसे मिस क्या करते हैं उसमें आप एज ए युवा उद्यमी? अजय जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि रिसर्च को हम मिस करते हैं, बट रिसर्च के लिए कुछ बजट में आया, विच इज अ वेरी वेलकम स्टेप। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के क्रिएशन को प्रपोज किया गया और करीब 50,000 करोड़ का बजट, जो कि 4-5 साल में शायद लंबे ड्यूरेशन में इन्वेस्ट किया जाना है, वो प्रपोज किया गया है। अगर हम बाहर के देशों की तरफ देखें, हम खुद ये काफी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं इस काम में, तो R&D के लिए टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। यूएस में देयर इज अ टैक्स क्रेडिट कॉल्ड R&D टैक्स क्रेडिट, देयर इज अ टैक्स क्रेडिट कॉल्ड एनर्जी टैक्स क्रेडिट। तो अगर आप एनर्जी सेविंग पे स्पेंड करते हैं, आप R&D पे स्पेंड करते हैं, उस पे जो बिजनेसेस हैं उनको टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो गवर्नमेंट की आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री कि गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है स्पेंडिंग की। गवर्नमेंट इनफाइनाइट एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। जब तक प्राइवेट प्लेयर्स रिसर्च को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक उनको इंसेंटिवाइज नहीं होगा रिसर्च, तब तक शायद हम उस लेवल पे ना पहुंच पाए कि हम अपना फेसबुक बना रहे हैं, हम अपना ट्विटर बना रहे हैं। और उसके लिए जो भी इंसेंटिवाइजेशन है, राजस्थान में एक स्कीम है मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना, बहुत वेलकम स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफी स्कीम्स हैं जहां पर सब्सिडी और इस तरह की चीजें दी जाती हैं। बट आई थिंक हम अभी भी
एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि राजस्थान के बजट से क्या उम्मीद है। कहीं मत जाइए, चर्चा बाकी है, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोरोना ने बिगाड़ी अर्थव्यवस्था सारी, महामारी के बाद पहले बजट की बारी। क्या है सरकार की तैयारी? सरकार से राहत मांग रहे व्यापारी। क्या बजट से उतरेगी महंगाई की खुमारी? बजट से पहले विशेषज्ञों के साथ रायशुमारी। कैसा होना चाहिए बजट? पत्रिका टीवी करेगा पड़ताल। देखिए कैपिटल टॉक रोजाना सुबह 8:30 और रात 10 बजे सिर्फ पत्रिका टीवी पर। राजस्थान के पूर्वी द्वार से पश्चिम के मरुस्थल तक, गंगानगर के लहलहाते खेतों से माही और बागड़ के बांसवाड़ा तक, रोज नई करवट लेती राजनीति से पग पग नई शक्ल लेती रणनीति तक, हर हलचल, हर समाचार, संस्कृति, धर्म और खेल की खबरों का संसार, मिलेगी राजस्थान को आवाज पत्रिका राजस्थान पर। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के बजट से क्या उम्मीदें हैं। ब्रेक से पहले हमें कुशागर बता रहे थे कि राजस्थान में कुछ अच्छी स्कीमें आई हैं और कहीं कहीं उन्हें उतनी अपेक्षा थी जितनी उतना काम नहीं हुआ है। कुशागर थोड़ा संक्षेप में समझाएं। राजस्थान में हमने देखा है कि भामाशाह जैसे जो हब बनाए गए थे वो अब शायद उतने वैसे काम नहीं कर रहे जैसे अपेक्षा थी। और कुछ अच्छी स्कीम भी आई, थोड़ा संक्षेप में समझाएं, क्या उम्मीद करते हैं अब? एक अच्छी स्कीम मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसमें अगर आप कोई नई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई नई एक्सपेंशन पे जाते हैं या कुछ नया विस्तार करते हैं, तो उसमें आपको नए लैंड परचेज पे काफी सारा रिलीफ है। जो स्टैंप ड्यूटी है उस पे रिलीफ है। इसके अलावा जीएसटी इनपुट पे बेनिफिट है, जो आपका विद इन स्टेट है उस पे जीएसटी पे बेनिफिट है। बट अभी भी इसमें क्योंकि बहुत सारे जैसे अगर हम आईटी इंडस्ट्री को देखें तो आईटी इंडस्ट्री में हमें कुछ ज्यादा इंडस्ट्री मशीनरी कैपिटल नहीं चाहिए होता, हमें ज्यादातर ये कंप्यूटर्स और मैन पावर और ऑफिस की सिटिंग स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको अभी भी एक इंडस्ट्री की नजर से नहीं देखा जाता। तो अगर हम उस पर्टिकुलर स्कीम की भी बात करेंगे, उद्योग प्रोत्साहन योजना की भी बात करेंगे, तो अगर आप एक नया ऑफिस बना रहे हैं तो उसको ऐसा माना जाता है कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कोई नया कंपनी नहीं खड़ी कर रहे हैं। तो इन सब ये जो सर बात कर रहे थे कि मानसिकता को बदलने की जरूरत है, और अगर हमें नई दिशा में जाना है तो हमें उस तरह से सोचने की जरूरत है कि एक ऑफिस कितने लोगों को रोजगार दे सकता है। टीसीएस बड़ी कंपनीज हैं, डेटा इन्फोसिस है, बहुत लोगों का रोजगार दे रखा है, ये सारे ऑफिस हैं। बट इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और ये बदलेंगी जब सरकार की स्कीम्स में वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, संक्षेप में थोड़ा कुशागर बताएं कि पिछले दिनों राजस्थान में हमने देखा कि काफी हलचल रही स्टार्टअप में, लेकिन अब वैसी नहीं दिख रही है। क्या ये मेरा अपना परसेप्शन है या हकीकत है? ऐसा नहीं है, हलचल अभी भी है। नए इंक्यूबेटर्स भी, इनफैक्ट एक दो नए इंक्यूबेटर्स आए हैं स्टार्टअप
फील्ड में 2 एक नए इंक्यूबेटर्स ने स्टार्ट किया है। बट अभी तक क्या ट्रेंड है कि जो स्टार्टअप्स यहाँ से बड़े हो जाते हैं वो या तो बैंगलोर शिफ्ट कर जाते हैं या कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं, बट जो इनिशियल स्टेज पे रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, क्योंकि कोविड में स्टार्टअप इवेंट्स नहीं हो पाए, लोग मिल नहीं पाए, तो 7-8 महीने से हलचल का कम होना तो थोड़ा आई थिंक लाजमी है। बट ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स कम हो गए, लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और आई थिंक विद इन मेरी बहुत सारे स्टार्टअप से बात होती है, ज्यादातर लोग अभी भी एक्सपेंशन मोड पे हैं, लोग बड़ा कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो आई थिंक वो हलचल जो है वो अगले 2-3 महीने में वापस देखने को मिलनी चाहिए, जब इवेंट्स वापस होने लगेंगे, जब नई कंपनी वापस इंक्यूबेशन के लिए अप्लाई करने लगेंगी। तो कोविड के दौरान कैसा रहा स्टार्टअप के लिए? और अब राजस्थान का बजट आने वाला है, तो कोविड बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लोगों के ऑफिस एक्सपेंडिचर्स कम हुए, लोगों का टाइम जो था वो ऑफिस ट्रैवल पे और इधर उधर की मीटिंग्स पे कम गया और काम करने पे बहुत गया। हम देख सकते हैं कि वीडियो मीट ऑलरेडी एक कोविड में स्टार्टेड है, और भी बहुत सारे नए स्टार्टअप्स। हमने खुद हमारी कंपनी में एक लर्निंग डिवीजन स्टार्ट किया, जो कि आज की डेट में करीब 15,000 लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर चुका है। तो बहुत सारे नए डोमेन्स में लोगों ने स्टेप इन किया, और नए कोलैबोरेशन हुए, नए डिस्कशंस हुए, और नए आइडियाज निकल के आए, जो जिनका असर आई थिंक 1-2 साल में देखने को मिलेगा। ओके, बजट से क्या खास उम्मीदें हैं आपकी? गुस्ताख, राजस्थान का बजट आने वाला है। राजस्थान के बजट में भामाशाह टेक्नो हब की आपने बात की, जहां पर पहले सीटिंग और इस तरह की चीजें प्रोविजन किए गए थे। बट अगर कोई विशेष चीज R&D के लिए दी जाती है, इसके अलावा जो स्टार्टअप्स को रिकॉग्निशन है, अभी सेंट्रल लेवल पे तो काफी इनकम टैक्स रिलीफ और इस तरह की चीजें हैं, अगर स्टेट लेवल पे कुछ प्रोत्साहन मिलता है तो दैट वुड बी वेरी वेलकम स्टेप। ओके, टीटू जी, थोड़ा मोबाइल इंडस्ट्री का अब आप बात कर रहे थे, मोबाइल इंडस्ट्री की और हम देखें तो राजस्थान में बहुत अधिक निर्माण करने वाले नहीं हैं। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान, मेक इन राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग हो मोबाइल में और या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, तो किस तरह के इनिशिएटिव आप चाहेंगे बजट में? 100 फोन बिकते हैं अगर हिंदुस्तान में, तो 90 फोन टॉप 5 या 6 ब्रांड के ही बिकते हैं, जो अपनी फैक्ट्रीज अब लगभग अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट या तो नोएडा में लगा चुके हैं या त्रिशूर में लगा चुके हैं। तो मोबाइल इंडस्ट्री के लिए तो यहाँ पे अब मतलब ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं है वर्ल्ड लेवल पे भी या इंडिया लेवल पे भी, जो कि यहाँ पे आकर के एस्टेब्लिश कर सके। लेकिन मैं थोड़ा सा मोबाइल इंडस्ट्री के अलावा दूसरी जगह थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग T2 प्रिंट में स्टार्टअप्स के लिए वर्ल्ड क्लास बॉक्सेस बनाते हैं कि अगर स्टार्टअप्स को हमारे बजट में विशेष ध्यान दिया जाए। हम सिर्फ स्टार्टअप कई बार IT सोचते हैं या कुछ सोचते हैं। आज अगर कोई हम लोगों के पास मान लीजिए सिर्फ ये बोले कि मुझे 20 बॉक्सेस चाहिए लेकिन वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल क्वालिटी का बॉक्सेस चाहिए, राइट, तो वी कैन क्रिएट 20 बॉक्सेस। हेलो, हाँ जी, कई बार देखता हूं इस तरीके के बच्चे 18 साल 20 साल 21 साल के आते हैं, जो पुष्कर में जाकर के गुलाब की खेती वहां होती है, वहां से गुलाब खरीदते हैं, उसका अर्क बनाते हैं और उसको 10-20 टाइम्स पे MRP करके उसको ऑनलाइन के थ्रू बेचते हैं। इसी तरीके से कोई गुलाब जल बना रहा है, कोई उसमें से सेंट बना रहा है, कोई दाल जो है वो बना रहा है। तो इतने अनुभव मुझे मिलते हैं T2 प्रिंट में कि जो लोग बागों की, कई लोगों की नौकरी चली गई, तो एक परिवार ने मिलकर के सोचा कि हमारी दादी जो बनाती थी आचार, उसको लोग मतलब ये बोलते थे कि यार ये थोड़ा सा आचार हमें भी भेज दो। उन्होंने उस आचार को ही एक नाम दे दिया, बेसिकली एवरीथिंग मॉम मेड। तो अगर हम सब मिलकर के या गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप्स के लिए कुछ अच्छा काम करे, तो हम देखते हैं दुनिया भर में ब्रांड तो ऐसे ही बने हैं ना, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि आचार अगर मैं आज US भेज रहा हूं या भेज रही हूं, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कि कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, वहां ये मटेरियल अलाउड है या नहीं है। उस तरफ हम बहुत ज्यादा उनको ज्ञान नहीं दे पा रहे, गवर्नमेंट को जो देना चाहिए। तो मुझे लगता है स्टार्टअप एक दिन आज से 5, 8 साल 10 साल बाद ये पूरी इकोनॉमी को चेंज कर देंगे। जिस तरीके के नए बच्चे आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं। एक हिंडौन सिटी में स्लेट की पेन बना रहा है, क्योंकि वहां सबसे अच्छी स्लेट की पेन बनती है, वो उसको इतनी अच्छी पैकेजिंग करके बेच रहा है।
कोई अगरबत्ती बना के बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन अपनी चीज बना करके वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरफ हम सबको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ये बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। आज हो सकता है उनका बहुत छोटा टर्नओवर हो, लेकिन आगे समय पे इन्हीं में से कोई इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड बनेंगे। पहले क्या होता था कि कोई भी चीज बनाने के लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ती थी, अब लेजर कटर मशीन्स आ गई हैं। लेजर कटर मशीन से कोई अगर ये सोचे ना कि मैं 5 या 8 रोज इंटरनेशनल क्वालिटी के शूज बना करके बेचूं, तो वो भी कर सकता है। काफी सारे इस तरीके की मशीन्स आ गई है जिससे छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस खुल सकते हैं। उसी तरीके से मैं चाहता हूं इस बजट में, जिस तरीके से अब यूपी में अगर आप कोई कैपिटल आइटम लेते हो तो 300% आप जीएसटी में से उसका एडजस्टमेंट होता है, पर राजस्थान में शायद 150% है या कुछ है। तो राजस्थान में भी यूपी की तरह इस तरीके का कोई मतलब बने जिसके अंदर इस तरीके की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, छोटी बड़ी मिला करके। संक्षेप में बताएं सर कि राजस्थान के बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? जैन साहब, यहाँ के बजट में मुझे ऐसा लगता है हर बार अपन छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं, इस बार मैं अपेक्षा करता हूँ कि एक हमारा आईटी सेक्टर के लिए खासतौर पर एक बड़ा विजन हो। जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम छोटे छोटे 20-20 बॉक्सेस बना सकते हैं। जी जी। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ 3D प्रिंटिंग का और आईओटी का। जी जी। आने वाले समय में अगर आपको बोन चाहिए हाथ की, कैन बी इमीडिएटली प्रिंटेड फ्रॉम ए 3D प्रिंटर इन अ हॉस्पिटल एज पर योर साइज in less than half an hour. It can be baked in less than half an hour and you have your bone ready in 1 hour as per your size. Okay. If we promote 3D printing for specific sectors and give a boost by declaring Rajasthan as a 3D print in excellence state. Yes. If we promote Rajasthan as an IoT development state, if we promote Rajasthan as a robotics development state and create a department and a policy around it, then we have the things. छोटी छोटी चीजें, इसमें टैक्स कम कर दो, इसको सपोर्ट कर दो, इसके रिफंड कर दो, हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। So I am thinking now to go very big, to go with a vision where you attract millions of dollars of investment, and अगर 3D प्रिंटिंग में काम करना है तो राजस्थान में आओ। क्योंकि कोई भी जब नया काम करना होता है जन साहब, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पॉलिसी सपोर्ट, एनवायरमेंट एंड मैन पावर। इन तीनों चीजों के लिए हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना होगा। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जब बनता है तो आगे काम होता है। लेकिन अगर वही हमारी लाल फीताशाही रहेगी और उसमें रोड अटकते रहेंगे तो नतीजा ये होगा कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो टेस्ला राजस्थान में आने के बजाय कर्नाटक में जाएगा। दैट्स द डिफरेंस व्हिच वी विल ब्रिंग। अगर हम चाहते हैं राजस्थान में ये आए तो उसके लिए हमारे को आज काम चालू करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट हमको कई सालों में अब भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये चेंज कर देगा पूरे स्टेट की परिस्थिति को, और आगे आने वाले समय में हमको अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। हमको राजस्थान अब आने वाले समय में खाली ड्यून्स या फोर्ट्स के भरोसे जिंदा नहीं रह सकते हैं। आपको पूरे वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट अगर लेकर के आना है तो आपको ये इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि आप ग्लोबल कंपनीज को यहां लेकर के आए, स्पेशली टेक इंडस्ट्री को यहां लेकर के आए, इनोवेशन को लेकर के आए। कभी चिप बने इंडिया में तो राजस्थान में बने, माइक्रो प्रोसेसर बने तो राजस्थान में बने। दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली थिंक एंड प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर दैट माइलस्टोन टू बी अचीव्ड। नहीं तो सर इसमें आपको कमी कहाँ दिखती है? विजन में कमी दिखती है, संकल्प में कमी दिखती है, या उत्साह मतलब इच्छा शक्ति नहीं है? क्या कमी कहाँ पर? बजट में एक लाइन आए कि हम राजस्थान को आईटी प्रदेश बनाना चाहते हैं, 3D प्रिंटिंग के सपोर्टिव स्टेट बनाना चाहते हैं, और फिर उसकी पॉलिसीज बनाई जाएं और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। क्या जैसे मैंने बताया कि खाली एक डॉक्यूमेंट बनाने से काम नहीं चलता है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट, जिसमें आपने जो सारे वर्ड्स यूज किया सब चीजों को चाहिए, उत्साह भी चाहिए, संकल्प भी चाहिए,
मैन पावर भी चाहिए, एटीट्यूड भी चाहिए, एप्टीट्यूड भी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। एडवर्सिटीज को एडवर्सिटीज जो आती है सामने, उनको सुगम करने का तरीके भी चाहिए। अगर हम एडवर्सिटीज क्रिएट करें और एडवर्सिटी को हटाएं, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। और एंटरप्रेन्योर जो है वो वहां जाता है जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है। आप कितनी भी भीख मांग ले किसी एंटरप्रेन्योर से, अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है तो वो नहीं आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जो हम रिसर्जेंट राजस्थान करते हैं, रिसर्जेंट इंडिया करते हैं, मेरे को लगता है हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि लोग भाग करके आए। पैसे लगाने वाले तो ढूंढते हैं जगह कहां जाएं, उनको बुलाने की दरकार ही नहीं है। आप बनाइए टैक्स फ्री जोन, आप बनाइए यहाँ पर कि आपको यहाँ पर बिजली आपको मुफ्त मिलेगी, जमीन हम आपको कम सस्ते में देंगे, आप लाके यहाँ पर लगाइए हमारा माइक्रो प्रोसेसर का प्लांट। 1000 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा आपका, 1500 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा टू स्टार्ट विद, which will go up to 1 lakh crore projects. Somebody has to visualize that, and a team should be created to ensure this happens. मैं ये कह रहा था कि पिछले दिनों हमने देखा कि भामाशाह हब को जिस तरह के एक पूरे केंद्र के स्टार्टअप के पूरे केंद्र में स्थापित किया गया था, वैसा अब कुछ दिख नहीं रहा। तो क्या भामाशाह हमारा फेल हो गया ये माना जाए, और उसको सही दिशा में ले जाने के लिए क्या करना होगा? भामाशाह का आउटपुट पहले हम कहीं खड़े भी नहीं होते थे स्टार्टअप के दिशा में। आई थिंक आज के स्टार्टअप में मैं कुछ स्टार्टअप्स को जानता हूं जो ऑफिस स्पेस, इंक्यूबेशन, इन चीजों को काफी सीरियसली ले रहे हैं। और भामाशाह शायद इंक्यूबेशन सपोर्ट, मेंटरिंग, वो सब इतने इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है। एक ऑफिस स्पेस शायद बन के रह गया है, बट मेरे हिसाब से MNIT ने भी अपना इंक्यूबेशन सेंटर खोला, स्टार्टअप कोशिश करके एक इंक्यूबेशन सेंटर है, और कुछ प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स आए हैं। तो वो इकोसिस्टम एक बार जब कोविड खत्म होगा तो शायद वापस रिवाइव होगा। और मेंटर्स को जिस तरह से इन्वॉल्व किया गया है भामाशाह में, उसको इम्प्रूव करने की डेफिनेटली जरूरत है। मेंटरिंग और जो एक्चुअल इंक्यूबेशन है कि वो सिर्फ एक ऑफिस स्पेस बन के ना रह जाए जहां पे एक सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पे आपको एक ऑफिस स्पेस, इंटरनेट और वो मिला। तो आप वो ऑफिस स्पेस ना बनने की बजाय आज स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, अच्छे मेंटर्स को बुलाए जाए, अच्छे इंक्यूबेशन प्रैक्टिसेस हों। तो आई थिंक दैट विल बी द राइट डायरेक्शन भामाशाह के जाने के लिए। बट इसके नतीजे देखने के लिए आई थिंक हमें 6 महीने, साल भर और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोविड का इफेक्ट डेफिनेटली रियल मीटिंग्स पे हुआ है। और 6 महीने आई थिंक इंतजार करना सही रहेगा, कोई फैसला सुनाने से पहले या कोई सोच बनाने से पहले कि भामाशाह फेल हो गया या बहुत कोई मेजर सुधार की। सर संक्षेप में बताएं सर, एक कोई उम्मीद आपकी बजट से हो कि राजस्थान के बजट में अगर ये नहीं होगा तो आपको लगेगा कि बजट अधूरा रहा आपके इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए? मुझे ये लगता है कि कहीं भी हम लोग जब बाहर जाते हैं या कहीं भी किसी डेवलप्ड स्टेट में जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के बिना तो कोई भी स्टेट ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया है। तो मैन्युफैक्चरर्स को मतलब बढ़ावा देना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग होगी मशीन से। अच्छी मशीन्स लाने के लिए जिस तरीके से GST के थ्रू ये एक अच्छा माध्यम है दिया जा रहा है, वो दूसरी स्टेट्स के उसको बराबर लाना चाहिए। अजय जी संक्षेप में आप क्या चाहेंगे कि एक कोई उम्मीद? मेरे को लगता है IT सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर घोषित किया जाए और इसको मेन धारा में लाया जाए, जिससे नॉट ओनली ऑफिसर्स वहां पर लगातार टेक्नोलॉजी वाले लगे, पॉलिसीज पे ध्यान रहे। भामाशाह टेक्नो हब है, भामाशाह सेंटर है, हमारा जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा ध्यान दिया जाए और उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, जिससे पूरा इकोसिस्टम जो है वो और ग्रो करे। और तीसरी चीज जो है, जो राजस्थान की कंपनीज हैं उनको स्पेशल फोकस दिया जाए, बिकॉज दे आर डूइंग ए वेरी बिग वर्क बाय रिमेनिंग इन राजस्थान। जैसे हमारे यहाँ अभी तक पास्ट में होता रहा है, जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। ये हमको पलायन रोकना होगा, बल्कि हमको घर वापसी लानी होगी कि आप, हमारा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर काम करें। मेरे हिसाब से राजस्थान के पास एक बहुत बड़ा मौका है। सौर ऊर्जा को लेकर राजस्थान की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। अभी के हिसाब से भी अगर देखें तो बहुत सारी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बट कुछ पॉलिसीज हैं जिनको और बेटर किया जा सकता है। जैसे सोलर पार्क्स जो गुजरात में बहुत एग्रेसिवली डेवलप हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में किए जा सकते हैं। बिजली सेक्टर में, क्योंकि राजस्थान में पवन चक्की का भी काफी स्कोप है,
सौर ऊर्जा का भी काफी स्कोप है। तो सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी जो ये राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्स इस सेक्टर में काफी है, उस पे अगर पॉलिसीज और इम्प्रूव की जाए तो आई एम श्योर बिजनेस एनवायरनमेंट ओवरऑल चेंज होगा, बिजली सस्ती होगी और सस्ती देने में फिर सरकार को सोचना भी नहीं पड़ेगा, और एक जो रिसोर्स हमारे पास है ऑलरेडी उसको हम अच्छे से और यूज कर पाएंगे। कोरोना ने बिगाड़ी अर्थव्यवस्था सारी। महामारी के बाद पहले बजट की बारी। क्या है सरकार की तैयारी? सरकार से राहत मांग रहे व्यापारी। क्या बजट से उतरेगी महंगाई की खुमारी? बजट से पहले विशेषज्ञों के साथ रायशुमारी। कैसा होना चाहिए बजट? पत्रिका टीवी करेगा पड़ताल। देखिए कैपिटल टॉक रोजाना सुबह 8:30 और रात 10 बजे सिर्फ पत्रिका टीवी पर। राजस्थान के पूर्वी द्वार से पश्चिम के मरुस्थल तक, गंगानगर के लहलहाते खेतों से माही और बागड़ के बांसवाड़ा तक, रोज नई करवट लेती राजनीति से पग पग नई शक्ल लेती रणनीति तक, हर हलचल, हर समाचार, संस्कृति, धर्म और खेल की खबरों का संसार। मिलेगी राजस्थान को आवाज पत्रिका राजस्थान पर। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। भ्रष्टाचार पूरे देश की एक बड़ी समस्या है। क्या छोटा क्या बड़ा, सब इससे त्रस्त हैं। लेकिन हम जब सरकारें बदलते हैं वोट के द्वारा, तो उसमें एक बड़ा मुद्दा होता है उस समय कि पिछली सरकार इसलिए गई कि भ्रष्टाचार बहुत था। नई सरकार आ जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में हम जब उसका अध्ययन करते हैं तो हमें कोई कमी नहीं दिखती। भ्रष्टाचार अपने आप में